क्या है ये? अबे सर 1 सेकेंड। आशुतोष जी, बीजेपी की कोई डिक्लेरेशन नहीं है कि सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म संविधान से हटेगा। देखिए गर्मा जी, अभी आप AK वाजपेयी जी से बात कर रही थी तो मुझे एक तस्वीर मेरे दिमाग में आ रही थी। वो जीवित बारूदी सुरंग, मतलब मैं देख रहा था, मैं वाजपेयी जी को नहीं देख रहा था, मैं वाजपेयी जी को नहीं देख रहा था, मैं जीवित बारूदी सुरंग को देख रहा था कि कैसे एक जीवित बारूदी सुरंग आपके स्टूडियो में बैठा हुआ है। ये जो भाषा है, ये जो फ्रिजियोलॉजी है, जो लैंग्वेज है ना, खतरा इस भाषा से है। और ये क्यों इस वक्त बोला जा रहा, ये समझने की जरूरत है। अभी ही दत्तात्रेय हॉसबोले ने ये डिबेट क्यों शुरू की? ये डिबेट जानते बूझते शुरू की गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कमजोर करने के लिए शुरू की गई है, क्योंकि पिछले 1.5 साल से लगातार यह कोशिश हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पसंद का आदमी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष न बने। जब JP नड्डा ने जब यह कहा कि अब हम सक्षम हो गए हैं, तो संघ परिवार ने उसको अपने दिल में ले लिया और यह पूरी लड़ाई उसकी है। अभी देखिए, पिछले दिनों मोहन भागवत जी ने क्या कहा, 75 साल, और उन्होंने मोरोपंत पिंगले का उदाहरण दिया। तो 75 साल किसकी तरफ इशारा? मेरी तरफ तो इशारा है नहीं। जब वो कहते थे कुछ लोग अपने आप को जो है वो भगवान समझने लगते हैं, स्वयं सेवक कभी एरोगेंट नहीं होता है। ये भारतीय जनता पार्टी और RSS के बीच में एक गृहयुद्ध चल रहा है। ये उस गृहयुद्ध का रिफ्लेक्शन है, क्योंकि बीजेपी और RSS के वरिष्ठ नेता दत्तात्रेय हॉसबोले इस बात को नहीं समझते होंगे, जब इस देश के अंदर सेकुलरिज्म को लेकर बहस शुरू होगी, तब तक वो आरक्षण पे जाके टिकेगी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी 303 से सिमट के 240 पर आ जाएगी। लेकिन शिवराज सिंह चौहान भी उसी ट्रैप में आ रहे हैं फिर। इसलिए क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षा है भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनना, और RSS भी चाहता है कि शिवराज सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए। और हिमंता बिस्वा शर्मा, वो तो पोस्टर बॉय हैं बीजेपी के। वो पोस्टर बॉय नहीं है, वो कोशिश कर रहे हैं। वो दरअसल वो जिसे कहते हैं ना कि उनके बारे में कुछ ना कहा जाए, तो अगर वो धर्मनिरपेक्ष है हिमंता बिस्वा शर्मा, तो हम सब लोगों का धर्मनिरपेक्षता से विश्वास ही उठ जाएगा। फिर तो पूरी तरीके से विश्वास उठ जाएगा। फिर हम मानेंगे नहीं कि हिंदू कभी धर्मनिरपेक्ष पिता, जिस तरीके की पॉलिसी नीतियों चल। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि ये आप देख लीजिए, 1.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं तय कर पा रही अपना अध्यक्ष? इस पर निर्भर करता है। RSS के माध्यम से लगातार यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अब आपकी कल्ट पॉलिटिक्स खत्म, आपका जितना इस्तेमाल RSS को करना था वो हो गया। अब आपको RSS के कहने पे चलना पड़ेगा, और RSS नई पीढ़ी का नया नेतृत्व चाहती है। सर, अगर इतना RSS कंट्रोलिंग मोड में है, तो फिर बीजेपी से कह दे संविधान से हटा दे सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म शब्द अपने संविधान से हटा दे। मैंने कहा ना कि ये रस्साकसी चल रही है, पॉलिटिक्स में रस्साकसी होती है। दरअसल सतह पर दिखाई कुछ पड़ता है और असल में होता कुछ है। मैंने कहा ना, दत्तात्रेय हॉसबोले अगर इस बार 11 सितंबर 2025 को मोहन भागवत जी का जन्मदिवस है, तो मैं मानता हूं कि उस दिन मोहन भागवत जी ऐलान करेंगे कि अब मैं 75 साल का हो गया हूं, अब मैं RSS के प्रमुख के पद को छोड़ रहा हूं। उसके बाद 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। जैसे ही वो अपना प्रमुख का पद छोड़ेंगे, वैसे नरेंद्र मोदी के ऊपर ये दबाव पड़ेगा कि आप भी छोड़िए। मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये बड़ी लड़ाई है। ये लड़ाई है नरेंद्र मोदी बनाम मोहन भागवत की, RSS की लड़ाई है और बीजेपी की लड़ाई नहीं है। ये 2 व्यक्तियों की लड़ाई है, और ये लड़ाई बहुत गंभीर होने वाली है। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है, तो 4 जून 2024 को जब नतीजे आए, उसके बाद कम से कम 5 ऐसे बयान मोहन भागवत जी के आए हैं जो सीधे नरेंद्र मोदी जी को अटैक करते हैं, उनको सर, आप ये कहना चाह रहे हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है, मेरे लिए भी समझना दुरू हो रहा है। एब्सोल्यूट डिफरेंट लाइन पर मैं आपके इस संबोधन को समझ रही हूँ। आप ये कह रहे हैं कि संविधान से बार बार प्रस्तावना से सोशलिज्म और सेकुलरिज्म निकालने की बात कहकर संघ दरअसल सरकार पर और सीधे नरेंद्र मोदी पर दबाव बना रहा है। 4 लोग एक ही बात कर रहे हैं, आप बस मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। संघ दबाव बना रहा है बीजेपी पर। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं 2 चीजें। जब सेकुलरिज्म और सोशलिज्म की डिबेट आगे बढ़ेगी
भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता आपकी डिबेट में नहीं आएगा, क्योंकि वो जानता है कि ये वो एनडीए गठबंधन की ये वो फॉल्ट लाइन है। अगर सेकुलरिज्म सोशलिज्म पे डिबेट हो गई तो जनता दल यूनाइटेड को प्रॉब्लम होगी, एलजेपी को प्रॉब्लम होगी, टीडीपी को प्रॉब्लम होगी, पर ये सारे वो लोग हैं जिनकी बैसाखियों पर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार टिकी हुई है। सर दबाव बना रहा है क्या संघ? मुझे मेरे लिए क्लैरिटी हो जाएगी। सेकुलरिज्म सोशलिज्म की डिबेट क्यों बढ़ाना चाहता है, जबकि उसको मालूम है कि इस डिबेट करने से इन तीनों में से कोई भी छोड़ के भाग सकता है और सरकार अस्थिर हो सकती। दूसरी बात, आरएसएस को इस बात का भी अंदाजा है कि जब भी संविधान पर डिबेट होगी, आरक्षण पर डिबेट होगी, तो इस देश का दलित और पिछड़ा नाराज होगा और वो बीजेपी जिसको आउटरीच करने की कोशिश करे तो पीछे जाएगा। उत्तर प्रदेश बीजेपी को कमजोर और नरेंद्र मोदी को कमजोर करने की कोशिश है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल 100% ये है और यही संदेश दिया जा रहा है। अच्छा राकेश जी एक सेकेंड सर ये संदेश देने की कोशिश है। राकेश जी से कंक्लूड कीजिए कि अगर इतना सारा रिफ्ट है और जो आशुतोष अभी बात कर रहे हैं वैलिड पॉइंट है, जमीन पर प्रैक्टिकल ग्राउंड पर पॉलिटिक्स कुछ और है, सोशियो कल्चरल पॉलिटिक्स कुछ और है। देखिए, दो बातें इसमें कहूंगा। पहली बात तो जो बाबा साहब अम्बेडकर को आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ये कांग्रेस को पसंद नहीं है। यदि पसंद होता तो उनको भारत रत्न दिया जाता, भारत रत्न नहीं दिया। नेहरू ने ले लिया, इंदिरा जी ने ले लिया, राजीव गांधी ने लिया और बाबा साहब अम्बेडकर इन तीनों से बौने थे, तभी तो नहीं दिया। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में नहीं आने देने की कोशिश थी। बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव में हराया गया भंडारा में। तो सुन लीजिए, आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहे, इसलिए जिस शब्द को उन्होंने सतही कहा उसको जोड़ा। अब बाबा साहब अम्बेडकर से प्रतिशोध कांग्रेस ले रही है कि मैं ले रहा हूं? दूसरी बात, मैं आशुतोष जी से अपेक्षा नहीं करता। सुन लीजिए, मैं अपने आशुतोष जी पाता था। आशुतोष जी से मैं ये अपेक्षा नहीं करता था, चूंकि आशुतोष जी एक गंभीर पत्रकार हैं और एक चिंतक हैं। इतने बड़े चीज को एक नैरो पे देखिए, तीन तरह का विमर्श होते हैं गरिमा जी। एक होता है कुलीन विमर्श, दूसरा होता है दलीय विमर्श, तीसरा होता है लोक विमर्श। इस देश में लोक विमर्श की परंपरा को दलों ने, कुलीनों ने समाप्त कर दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और दत्तात्रेय जी लोक विमर्श कर रहे हैं। लोक विमर्श देश की सभी संस्थाओं से ऊपर है, सभी व्यक्तियों से ऊपर है, और हम लोक विमर्श करेंगे। लोक विमर्श के आधार पर देश में लोक विमर्श हुआ था ना लोकसभा चुनाव में कि 400 आ गए तो 400 पार हो गए तो संविधान बदल देंगे। 240 का नतीजा आया। जिसे आप लोक विमर्श कह रहे हैं, उस लोक विमर्श का खामियाजा तो 240 पर आकर भुगतना पड़ा। अब खैर, लेकिन ये नैरेटिव संघ का अगर अलग है और बीजेपी के लिए प्रैक्टिकल ग्राउंड पर पॉलिटिक्स में सत्ता में रहते हुए उसे अमली जामा पहनाना मुमकिन नहीं है, तो क्या यह धारा इसी तरफ जाती है कि बीजेपी पर संघ काबिज या फिर मोर कंट्रोलिंग सिचुएशन में आना चाहता है? सबसे बड़ा सवाल मेरा।